जब भी आप किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च करने जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे टर्म्स देखने को मिलते हैं जो आपके दिमाग के ऊपर से ऐसे बाउंसर जाता है, आपको समझ ही नहीं आता क्या है। फिर घबराहट के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करना है ये बात पता है, पर हम उसको टालते चले जाते हैं। अगर वो टर्म्स आपको सीखने को मिल गए बहुत लेमन भाषा में, बहुत आसान भाषा में, अगर आपको समझ आने लग गया तो आप सोच के देखो, आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक जो आपको बढ़िया से बढ़िया रिटर्न देगा वो कैसे पिक करना होता है, लोग कैसे पिक करते हैं, वो चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे समझते हैं, क्या होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला क्या है। इसके साथ साथ मैंने बताया था ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड साथ के साथ इसका क्या फायदा है हमारे इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। इसके साथ साथ मैंने बताया था पीई रेशो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है। तो वो सारी चीजें कैसे आपके इन्वेस्टमेंट में फायदा देती हैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा ना वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहने वाली है। तो इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पहले आप उसको देख लेना तभी आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो का। इस वीडियो के अंदर हम क्या जानने वाले हैं कि ईवी क्या होता है, इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बीवी क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है शेयर का। इसके साथ साथ पीबी रेशो क्या होता है, एंड इनका आपके इन्वेस्टमेंट पे कैसे इफेक्ट आता है। अगर आपको स्टॉक को पिक करना है तो इसको देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो मुझे कौन सा स्टॉक पिक करना है और कौन सा नहीं करना है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं अभी जरा फोन चेक कर लूं अपना, कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब मैं देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले कि इससे आगे बढ़े हम, एक कमेंट आया था मेरी पिछली वीडियो के अंदर जिनके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। पवन कुमार का कमेंट था कि भैया कुछ कुछ समझ आया, अब ये बताइए जैसे मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट की, 1000 रुपए इन्वेस्ट करके मैं भूल गया, फिर कंपनी लॉस में चली गई है, जीरो हो गया मेरा, और कुछ टाइम बाद सेम कंपनी ने ग्रोथ करी, तो पैसे डूब जाएंगे या बाद में बढ़ेंगे। तो इसका सिंपल जवाब है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो, अनटिल एंड अनलेस आप उस स्टॉक को बेच नहीं देते, चाहे वो जीरो चला जाए, जीरो तो वैसे कभी कोई स्टॉक जाएगा नहीं, पर अगर वो जीरो भी चला गया, आप नहीं सेल कर रहे हो, तो फिर आप वेट कर लो, आपका लॉस नहीं हुआ है। वो कंपनी जब भी बाउंस कर बैक करेगी, अगर वो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल एनालिसिस आपने अच्छी तरीके से किया है, वो जैसे ही बाउंस बैक करेगी तो ऑब्वियसली आप, जब वो प्रॉफिट करेगा ना, आपने जिस प्राइस पे खरीदा था उससे ज्यादा प्राइस पे चला गया तो आपका प्रॉफिट हो गया ना वहां पे। एंड इसीलिए निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर जब इन्वेस्ट करोगे शुरुआत में, जब आप बिल्कुल नए नए हो, तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स पे नहीं जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको निफ्टी इंडेक्स फंड के थ्रू ही करना चाहिए। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा। 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हुए आप कैसे करोड़ों रुपए का कॉर्पस जनरेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो इसके ऊपर। तो जाके उस वीडियो को देखना जरूर, आपको समझ आ जाएगा कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं, बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं शेयर मार्केट से। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं क्या, सबसे पहले सीखने वाले ईवी क्या होता है, इसको इंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू को समझने के लिए हमें कल को याद करना पड़ेगा, कल मतलब कल वाली वीडियो को याद करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको समझाया था ना मैंने कल, याद है? नहीं याद है इसका मतलब आपने देखी नहीं है वीडियो, आपको जाके देखनी चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं। अगर वीडियोस पे जंप करोगे, किसी भी वीडियो को देखोगे कहीं से, तो फिर बहुत सारी चीजें दिमाग के ऊपर से अगेन जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, पहले वो वीडियो देखना। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कितने शेयर है कंपनी के मार्केट के अंदर, मल्टीप्लाई कर दो जी करंट मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आपका आ जाएगा मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है बेसिकली, अगर कोई कंपनी है, मान लो एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट, छोले भटूरे बहुत बिक रहे हैं, दबा के पाव भाजी बहुत बिक रही है, दबा के बल्ले पापड़ी बहुत बिक रही है इसकी। अब ये कंपनी, ये रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि जी मुझे खरीद लो, मेरा मन नहीं है अब इसको चलाने का, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ये कहता है कि आप 25 लाख रुपए दे दो और आप ये रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओ। तो 25 लाख रुपए क्या हो गया, 25 लाख हो गया इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो कह रहा है कि 25 लाख में मैं अपनी पूरी कंपनी आपको बेच दूंगा, ठीक है। तो आपके सारे के सारे शेयर्स, नंबर ऑफ सारे शेयर्स, 100% शेयर्स आपके हो जाएंगे। अब लोग क्या होते हैं, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख के। जब आप अगर स्टॉक को पिक करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई किसी कंपनी को एक्वायर करता है ना, जब भी आप 25 लाख रुपए देके मान लो इस कंपनी को एक्वायर करोगे, तो साथ के साथ इस कंपनी पे जितने भी उधार चल रहे हैं, जितने भी उधार इसने लेनदार से पैसे उठाए हुए हैं, कुछ भी करा हुआ है, वो उधार भी तो आपके होंगे ना। जैसे एक्विजिशंस होते हैं कंपनी के, इन्फोसिस ने कैलेडोस्कोप इनोवेशंस को किया था, ओला ने इटैर्गो को किया था उस टाइम पे, जोमैटो ने किया था ये कंपनी को, उबर ईट्स को किया था उसने, हिंदाल्को ने किया था जीएसके कंज्यूमर को, इसके साथ साथ हमारा ये एक कंपनी थी ना आईटीसी, उसने किया था सनराइज फूड्स को। एक्वायर जब करते हैं तो एक्वायर करते टाइम पे आपको पता है जितना भी उधार उस कंपनी का है, मान लो इसने अपने चाचा से पैसे लिए होंगे, चाचा से लिए इसने 2 लाख रुपए, अब वो 2 लाख रुपए भी वो आपको चुकाने हैं, वो ये नहीं चुकाएगा, उसके डेट भी आपके हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इसके पास कुछ कैश में पैसा पड़ा हुआ है, इसके पास कुछ रिजर्व्स पड़े हुए हैं, नेट कैश कुछ पड़ा हुआ है, तो वो भी आपके हो गए। ये कहता है कि चलो ये पैसा भी आपका हो गया। मतलब क्या है, ईवी कैसे निकलता है, ईवी निकलता है मार्केट कैप प्लस डेट
माइनस मार्केट कैप जो है, मतलब जितना पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रहा है 25 लाख रुपए, प्लस जितने भी उधार हो गए 2 लाख रुपए, ठीक है, और माइनस अगर कोई नेट प्रॉफिट है, नेट इनकम है, कैश है वहां पे, नेट कैश जो भी बचा हुआ है, तो वो भी फिर माइनस कर सकते हो आप। अब ये जो निकला है ना, ये देख के फिर आप स्टॉक समझदारी से चूज कर सकते हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं जी, कैसे एग्जाम्पल ले, चलिए कोई भी स्टॉक चूज करते हैं। यहां से आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो, जैसे कि screener.in हो गया, एंड टिकर टेप है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज येस बैंक का एग्जांपल लूंगा, एंड देखेंगे कि इन पे इनका मार्केट कैप क्या है और इन पे डेट क्या है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। येस बैंक आ गया, येस बैंक का शेयर आप देख सकते हो 13 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है इसकी, 34,450 करोड़ की है, मतलब 34,450 करोड़ अगर आप देते हैं तो ये इसका मार्केट कैप है। लेकिन असलियत में इसका ईवी क्या आएगा, थोड़ा समझते हैं जरा। इसके ऊपर डेट कितना है, डेट ढूंढो, यहां पे दिख रहा है क्या, डेट आपको यहां नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा नीचे जाना है और इसका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढूंढना है। ये देखो यहां पे हम देख सकते हैं बोरोइंग्स दिख रहा है आपको कितना है इसका। मार्च 2021 के अंदर इसकी जो बोरोइंग है वो है लगभग 63,949 करोड़ की, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई अभी कि हमें क्या करना है, इसको भी प्लस करना है। ईवी निकालने के लिए आपको इसको भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको इसके पैसे भी देने हैं। मतलब ये देखो, मार्केट कैप समझाने का मतलब या फिर ईवी वगैरह समझाने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी कंपनी ही खरीदनी है। मैं कह रहा हूं कि आपका जो भी शेयर आप खरीद रहे हो, 500 रुपए का ही क्यों नहीं खरीद रहे, आप 1000 रुपए का ही शेयर क्यों नहीं खरीद रहे, आपका जो पैसा है वो यूज होगा अपने लोन को पे करने के लिए भी वो कंपनी यूज करेगी। पहले तो अपने गड्ढे जो उसने खोद रखे हैं उन गड्ढे को भरे, उसके बाद ही तो प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट तो उसका वही गड्ढे भरने में जाएगा जो उसने इतने टाइम से खोदा हुआ है, लोगों से उधार ले रखा है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, क्या ये ग्रो करेगी। ग्रो तब कर पाएगी जब इसके उधार जो इसने लिए हुए हैं वो भी चुका दे तब, राइट। तो आई होप आपको ये ईवी का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब कौन सा कंसेप्ट समझना है हमने साथ के साथ, यहां पे हमें समझना है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है जी, किसी भी शेयर को चूज कर लो और इसके बुक वैल्यू को हम समझेंगे। टाटा स्टील को चूज कर लेता हूं, चलो। टाटा स्टील का यहां पे बुक वैल्यू आपको दिख रहा है क्या, 955 रुपीज का बुक वैल्यू दिख रहा है। प्राइस कितनी है जी, प्राइस है 1326। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी को खुदा ना खास्ता अपने आप को बैंकक्रप्ट फाइल करना पड़ गया और कंपनी अपने आप को पूरी तरह से बेच देती है, बंद कर देती है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, पर शेयर होल्डर कितना पैसा बैकअप में रखा गया है, मतलब एसेट के फॉर्म में। जैसे कंपनी के पास होता है ना, किसी भी कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े कारखाने होते हैं, जैसे टाटा स्टील है ये, तो इसके पास बहुत सारे कारखाने होंगे, बहुत सारे मशीनरीज होंगी, उनका भी कुछ अपना वैल्यू होगा। मान लो 500 करोड़ के मशीनरीज लगे हुए हैं बहुत सारे, तो वो कहते हैं कि आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे, अगर हम बैंकक्रप्ट भी हो जाते हैं और हमें सारी चीजें बेचनी पड़ी तो इतना पैसा तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपके 1326 का शेयर है तो आपका जो बुक वैल्यू है 955 का रहेगा, वो आपको मिल सकता है। बट अगेन ये बहुत सारा फ्लक्चुएटिंग होता है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में, ये मतलब सब्जेक्टिव होता है। इन्होंने तो बोल दिया कि जी 955 रुपए पड़े हुए हैं, इतने मशीनरीज है हमारे पास कि 955 रुपए तो पर शेयर होल्डर हम दे ही देंगे। पर क्या गारंटी है कि जब वो मार्केट में बिकेगी तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना इन्होंने सोचा है। इन्होंने तो सोच लिया हमारे इस मशीन का जो 1 करोड़ दाम है, पर 1 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो ऑब्वियस नहीं है। तो ये एक कहने वाली बात हो जाती है, ठीक है, कई केसेस के अंदर। अब बात ये है, बुक वैल्यू इसका अच्छा है, देख सकते हो आप, इसका बुक वैल्यू अच्छा है, मतलब 1326 रुपए का शेयर है जिसके अंदर 955 रुपीस का बुक वैल्यू, कि अगर कंपनी बैंकक्रप्ट भी होती है तो एक बंदा जिसने 1326 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको 955 रुपीस तो मिल ही जाएंगे। लेकिन क्या बुक वैल्यू से जज करना शेयर अच्छा है या नहीं है, ये सही है? अगेन ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अब एक बात बताओ, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है। अब विप्रो एक ऐसी कंपनी है जिसको जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे। इन्फोसिस है, वो आईटी सेक्टर के अंदर काम करती है, तो उसको जरूरत नहीं है कि वो बहुत बड़े मशीन लगाए, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा कैपिटल एसेट्स के अंदर इन्वॉल्व करे, उसको जरूरत ही नहीं है। उसका काम क्या है, एक बड़ा सा ऑफिस लेना है, बहुत सारे डेवलपर्स बिठाने और वेबसाइट के ऊपर उसको काम करना है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास ज्यादा एसेट्स नहीं होंगे, और ज्यादा एसेट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब उसका बुक वैल्यू जो है वो भी कम ही आएगा। एग्जांपल के लिए चेक कर लेते हैं जरा, मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। इन्फोसिस कंपनी पे चलते हैं जी। इन्फोसिस, जस्ट बिकॉज ये एक आईटी कंपनी है तो इसके पास इतनी मशीनरीज नहीं होंगी, इतने एसेट्स नहीं होंगे कि अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई तो वो जरूरत ही नहीं है ना, ऑब्वियसली इनकी कंपनी बढ़िया चल रही है। तो देखो बुक वैल्यू जो है 1500 के शेयर पे सिर्फ 163 रुपए का बुक वैल्यू है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो इनको जरूरत भी नहीं है। तो क्या बुक वैल्यू से अगेन जज करना सही है?
ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। अगर आईटी इंडस्ट्री है तो उसके अंदर बुक वैल्यू देखने की आपको जरूरत भी नहीं है, बुक वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोटक के अंदर, एचडीएफसी के अंदर, तो वहां पे आपको बुक वैल्यू देखना पड़ेगा कि इनके पास कितने ज्यादा एसेट्स हैं, अगर ये बैंकरप्ट होते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। अब आई थिंक ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है, बुक वैल्यू हमने समझ लिया। अब पीबी रेशो क्या होता है? पीबी रेशो मतलब है प्राइस, जो करंट प्राइस है, डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू। अब ये जितना कम हो, मैंने बता दिया आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। आईटी सेक्टर के अंदर आपको पीवी रेशियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप देखते हैं मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखते हो तो आपको देखना चाहिए। तो जितना पीबी जिसका कम हो, उतना ज्यादा आप उस स्टॉक को अपनी निगरानी में, अपने रिसर्च के अंदर आगे देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, चलो कोटक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा का जो बुक वैल्यू है और पीबी रेशो है वो 4.91 है। मतलब जितना ये दे रहे हैं, जितना इनके पास बैकअप में पड़ा हुआ है, उसके 4.91 गुना पे ये ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग 5 गुना ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो? तो अगर हमें कंपेयर करना है इसको, तो कंपैरिजन के लिए हम जरा नीचे लेके जा सकते हैं और पीयर को देख सकते हैं। ये देखो पीयर कंपैरिजन है कि इसके आसपास इसी सेक्टर के अंदर बाकी लोग कितने पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पीबी जो है, एचडीएफसी का पीबी सिर्फ 3 गुना है, पीबी रेशो 3 गुना है। मतलब जितना उनके पास एसेट्स हैं उसके 3 गुना पे उसके कंपनी के प्राइस को ट्रेड किया जा रहा है। मतलब अगर लॉस भी होता है कंपनी को तो 3 गुना कम पैसा आपको मिलेगा, 1/3 तो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा। और ये जो है ये 4 पे कर रहा है। मतलब जितना ज्यादा उतना कम आपको उसको देखना चाहिए, और जितना कम होगा ये पीबी रेशो उतना ज्यादा आप उस स्टॉक को ध्यान दे सकते हो उसके ऊपर। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये फायदे की चीज है, और बाकी सेक्टर्स के अंदर आपको देखना है कि कौन से सेक्टर में। जैसे स्टील है, ठीक है, पावर सेक्टर है, तो स्टील के अंदर देखना चाहिए। पावर के अंदर फैक्ट्रीज लगेंगी, बहुत सारे एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, तो ऑब्वियसली वहां पे पीवी रेशो देखना चाहिए। बाकी आईटी सेक्टर के अंदर आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इस वीडियो के अंदर हमने काफी डिटेल में 3 कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। कौन सा? एक तो हमने क्लियर किया इंटरप्राइज वैल्यू को, दूसरा हमने क्लियर किया आपको बुक वैल्यू को, तीसरा हमने क्लियर किया पीबी रेशो को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगली वीडियो से और ज्यादा धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे हम डीप डाउन डाइव करने वाले हैं इन सारे सेक्टर्स के अंदर। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है कि ये पूरे हिंदुस्तान के पैसे की प्यास को बुझा सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर समझदारी से कोई इंसान सारी चीजों को सीख के करे ना, तो हो मजा ही आ जाए। वो अपने खानदान के अंदर सारे दुख खत्म कर सकता है। ट्रेडिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको ना मतलब कॉमन सी चीजें, बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट तो होते ही है, लॉन्ग टर्म तो इंसान कमाता ही कमाता है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया कर जाते हैं, सेकेंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर, घंटों के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं लोग। ठीक है, तो ये भी चीजें हम धीरे धीरे, वैसे मैं इसके फेवर में कभी नहीं रहता क्योंकि ये एक गंदी आदत आपको लगा सकता है। ठीक है, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं, बट मुझे इसके बारे में पता है और ये चीजें मैं आपको सिखा जरूर सकता हूं। अगर आप करना चाहो तो आप ये चीजें भी कर सकते हो। आने वाली वीडियोस के अंदर धीरे धीरे हम डीप डाउन डाइव करने वाले हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही है, कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। कोई डाउट रहता है, कुछ समझ नहीं आता है, जरूर पूछा करो आप मेरे से। मैं अगली वीडियो के अंदर कोई ना कोई चीज कवर कर लूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करके मुझे इंस्पायर कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। आपकी ये नॉलेज जो है ना, ये यही नहीं रुकेगी, आपकी ये नॉलेज बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे जबरदस्त वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आता रहूंगा अपने चैनल के ऊपर। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।